समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज देश के लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 5 न्याय 25 गारंटी। राहुल गांधी का जनता से क्या वायदा है? राहुल गांधी के ये 5 न्याय और 25 गारंटी ये क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या चुनाव में पड़ेगा? और इसको हम जब मुकाबला करते हैं मोदी की गारंटी से, तो राहुल की गारंटी और मोदी की गारंटी, हम इसे एनालाइज कर सकते हैं कि वाकई में जनता के लिए कौन सी गारंटी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और पब्लिक एट लार्ज इसका इम्पैक्ट क्या है। आज इसका ओपन असेसमेंट हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बीजेपी में मोदी की गारंटी के साथ करने वाले हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज कांग्रेस ने अपना बहुत प्रतीक्षित घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो आज दोपहर में जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के स्टार लीडर राहुल गांधी, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 2 बिंदु अहम हैं। इसमें 5 तरह के न्याय दिए गए हैं: युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, आदिवासियों को, छोटे व्यापारियों। क्या हैं ये 5 न्याय? 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां हैं, यानी प्रति न्याय 5 गारंटी, टोटल 5 न्याय 25 गारंटी। सबसे बड़ा दावा है कि कुल मिलाकर वो 40 लाख नौकरियां कांग्रेस देगी अगर वो सत्ता में आती है तो। किसानों को एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने दी है अगर वो सत्ता में आती है तो। अग्निवीर योजना समाप्त करके युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी कांग्रेस अगर वो सत्ता में आती है तो। मनरेगा के श्रमिकों को 400 रुपया से मजदूरी मिलेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। स्कॉलरशिप डबल होगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। सीएपीएफ यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जो नियुक्तियां हैं उसमें महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। स्कॉलरशिप डबल होगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। बाकी बहुत विस्तृत है, अभी हम आपको डिबेट में उसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि और इंटरनल 25 क्या है। मोटे तौर पर ये एक लब्बो-लुआब है। इसमें कैश बेनिफिशियरी स्कीम्स भी सम्मिलित हैं जो महिलाओं को, ज़रूरतमंदों को या एलिजिबल लोगों को मिलेंगी। डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो सीधे पैसा कैश खातों में पहुंचेगा। इसकी भी कई बृहद योजनाएं कांग्रेस लेकर आई है। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि ये घोषणा पत्र कैसे बना। उनका ये कहना था कि जो उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक किया है, जो लोग उनसे मिले, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, पब्लिक एट लार्ज जो एक बड़ा विषय उन्हें लगा, प्लस उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को जो पब्लिक फीडबैक मिला है उसको उन्होंने समाधान के तौर पर अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इन नीतियों को, इन योजनाओं को लागू करेंगे। उसमें भी एक बड़ा विषय उन्होंने रखा है कि अगर सरकार में आते हैं तो ये जो चुनावी बॉन्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते हैं, इसकी वो व्यापक जांच करवाएंगे। ऐसा भी वायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र रिलीज करने पर दिया है। मोटे तौर पर आप इसको मान सकते हैं राहुल की गारंटी। गारंटी इन दिनों देश की राजनीति में एक प्रचलित शब्द है। केजरीवाल से शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी से होते हुए राहुल गांधी तक पहुंचा है। हर नेता जनता को गारंटी देना चाहता है। अब हम इस विषय पर आते हैं कि राहुल गांधी की गारंटी को इस देश के 140 करोड़ लोग किस तरह से लेते हैं।
97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ मतदाता राहुल गांधी की गारंटी को क्या मानते हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे? कांग्रेस के इन नीतियों को, इन एजेंडा को, इन योजनाओं को, इन स्कीम्स को, इन वायदों को अमली जामा पहनाने के लिए पब्लिक उन्हें वोट करेगी? उनके सहयोगी दलों का एजेंडा अभी आया नहीं है। सहयोगी दल से मेरा तात्पर्य इंडिया अलायंस है। बन भाई, ये कांग्रेस का एजेंडा है। आमतौर पर अलायंस जब बनते हैं तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनते हैं, सीएमपी बनते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपना एजेंडा जनता के बीच पब्लिक कर दिया है। अब आइए, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी का अभी लिखित पत्र आना बाकी है। बीजेपी में एक घोषणा पत्र कमेटी बनी हुई है। राजनाथ सिंह, लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के पूर्व 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी घोषणा पत्र कैसा बने बीजेपी का, इसके लिए 2 बार बैठक कर चुकी है। बीजेपी का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है। ये घोषणा पत्र जारी होगा, तब पता चलेगा कि ऑफिशियली बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को मांगने के लिए जनता में कौन सी गारंटियां प्रस्तुत करती हैं। कांग्रेस की गारंटी सामने आ चुकी है, बीजेपी की गारंटी आना बाकी है। बाकी रहे क्षेत्रीय दल, उनकी अपने अलग घोषणा पत्र आएंगे। बट एट लार्ज ये सम्मान माना जाता है कि अपोजिशन में कांग्रेस का घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ दल में बीजेपी का घोषणा पत्र, यही 2 अहम मैनिफेस्टो हैं। बहन भाइयों, मैं एक पत्रकार के तौर पर घोषणा पत्र को किसी भी पार्टी का वचन पत्र मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि राजनीति में जो आप कहते हैं वो आपको करना चाहिए। जब जनता से आप प्रजातांत्रिक ढांचे में आप मैंडेट लेने जाते हैं तो उसके साथ आपको पूरा नैतिक होना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, कि यदि आपने जनता से कोई वायदा किया है, ये कमिटमेंट है। दुनिया किस पर चलती है बहनों भाइयों? भरोसे पे, विश्वास पे, दिए गए वचन पे। जो आप करेंसी नोट, रुपया घर पे रखते हो, उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर धारक को इतना रुपया चुकाने का वचन देते हैं, उस पर दस्तखत होते हैं। ये जो घोषणा पत्र आते हैं ये भी वचन पत्र हैं और इस पर नेताओं के हस्ताक्षर के साथ होनी चाहिए। जनता जब वोट करती है तो उसके सामने दोनों होना चाहिए। कौन सा उसके लिए बेटर है, चुनने का दायित्व तो जनता का हो, पर उस वचन पत्र को 100% पालना कराना यह राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य है। कानूनी बाध्यता नहीं है बहनों भाइयों इस देश में घोषणा पत्र लागू को अमल में लाने की, लेकिन नैतिक बाध्यता जनता को करनी चाहिए। ऐसा मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता यानी आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और वही ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लिहाजा कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक, प्रधान तक जो वायदा करें, अगर उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, सांप्रदायिकता सबसे हटकर आपको पहला प्रश्न यही होना चाहिए, जो कहा था वो किया या नहीं किया? नहीं किया, जाइए। करेंगे, विश्वास है, आइए। ये जनता को अपने भीतर एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। स्ट्रेंथन से तात्पर्य मजबूत कर पाएंगे। भारत जैसे विशाल देश में यहाँ का लोकतांत्रिक परंपरा दुनिया भर में मिसाल है, लेकिन इसको जिम्मेदारी, इसको मजबूत कौन करेगा? इसको वर्सटाइल कौन करेगा? इसको जन कल्याणकारी और परोपकारी बनाने के लिए सरकारों पर बाध्यता कौन लागू करेगा? आप करेंगे। आपसे मेरा तात्पर्य जनता से है जो वोट देने आते हैं। मतदान नहीं होता, दान कोई चीज नहीं होती। मैं तो मतदान शब्द से ही मैं इससे असहमत हूं। यह आपका राइट है, अधिकार है, और अधिकार कभी दान में नहीं दिए जाते। इसलिए मतदान जैसे शब्द को बदला जाना चाहिए। यह आपका अधिकार है और ऐसा करने की आपकी महती जिम्मेदारी है। आज थोड़ा आपका वक्त ज़्यादा लिया, क्योंकि वोटरों को इस बात की जागरूकता लाना भी ये समाचार माध्यमों का कर्तव्य है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम शुरू करेंगे। आप सुनिए कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है, उसको बीजेपी के अब तक के वायदे के साथ हम इवेल्युएट करेंगे, समीक्षा करेंगे।
भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं, और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। तो साथियों, आज के परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और विजय उपाध्याय जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हरीश जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपका। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, आपका तो अभी आया नहीं, आपके यहाँ तो अभी बैठकें ही चल रही हैं, और पहले चरण के चुनाव को महज अब 14 दिन बचे हैं, 2 हफ्ते। क्यों देरी कर रहे हैं भैया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं, और बहुत शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो सामने आएगा, जो घोषणा पत्र है वो सामने आएगा। क्या वायदा आप जनता से इस बार करने जा रहे हैं हरीश जी? ये तो जब संकल्प पत्र हमारा आ जाएगा तो आपके सामने होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस देश से वादा किया उसको पूरा करके दिखाया, और इसी को देश की जनता जनार्दन मोदी की गारंटी मानती है। पर आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अब तक आपको अपना घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए ताकि जनता को समझने में आसानी हो, वो भी तब जब पहले चरण के मतदान को महज 2 हफ्ते बचे हैं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है वो कर रहा है जी, और लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये जनता जनार्दन से लगातार रूबरू हैं और जनता जनार्दन से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो जो संवाद कर रहे हैं, हमारा यशस्वी नेतृत्व जो बात कह रहा है उसको पूरी करके दिखाएगा। विकसित भारत का संकल्प है, देश की जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली का संकल्प है, उसको हम पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। थैंक यू सबके साथ सबके शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना घोषणा पत्र शीघ्र उसको साकार करके दिखा रहे हैं, जनता के बीच लेकर आएंगे। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पांडे जी, आज आपकी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, आपके वायदों में ऐसा क्या है कि लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट दें? क्या है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, हमारे पास इस देश को न्याय दिलाने का एक पत्र, जिसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है, और ये ऐसे नहीं बना है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश में इसके लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। एक बार भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस देश के तमाम वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और तानाशाही से त्रस्त हैं, अन्याय से ग्रस्त हैं। किसान, महिलाएं, युवा सभी त्रस्त हैं, और इसके लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र जो न्याय पत्र के नाम से है वो आपके सामने है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियां जो आपने खुद कही हैं ब्रजेश जी, वो आपके सामने है। इसमें
युवाओं के लिए न्याय की बात है, नारी महिलाओं के लिए न्याय की बात है, हिस्सेदारी के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम सवर्ण, गरीब सवर्ण हैं उनके लिए न्याय की बात है, और तमाम जो अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के नाम पर उनको प्रताड़ित करने का काम या उनमें विभेद करके बंटवारे और नफरत की राजनीति के माध्यम से वोट हासिल करने का खेल चल रहा है, ये उनके लिए गारंटी देता है। तो ये 25 हमारी गारंटी। क्या आप उस वायदे को दोहराएंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप एमएसपी की गारंटी देंगे? बिल्कुल, ये तय है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, एमएसपी की गारंटी देगी, वो भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि C2 + 50% का जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था और कहा था कि हम 22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, और लागत उन्होंने 2-3 गुना बढ़ा दिया, आय दुगनी नहीं हुई, वो हम लागू करेंगे। 40 लाख नौकरियां मोदी जी कहां की से आप पहली दे सरकार देंगे जो है आप कमिटमेंट कर रहे हैं? ये सिर्फ लिखने के लिए आपने 40 लाख लिख दिया है या कोई कंक्रीट आपके पास योजनाएं भी हैं? नहीं, बिल्कुल योजना है ब्रजेश जी। आपको पता है केंद्र सरकार में कितनी नौकरियां खाली हैं? 30 लाख नौकरियां खाली। क्या मोदी सरकार को 10 सालों में ये नौकरियां नहीं भरनी चाहिए थी? ये खाली पद हम भरेंगे। हम महिलाओं के अधिकारों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए देश की हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेंगे। नौकरियां ऐसे ही आती वो सब तो ठीक है। इच्छा हो, आज दोपहर में इच्छा हेमंत शक्ति तिवारी है जी तो मुझसे पूछ नौकरियां रहे थे आएंगी। कि भाई जी। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रही है? मैंने कहा उमा शंकर आएंगे, मैं पूछ लूंगा उनसे। वो हाँ बिल्कुल, आपने पूछ लिया और मैं बता देता हूं कि नहीं, वो जिद कर रहे थे, मतलब मैं तो इसीलिए पूछ लिया आपसे। दूसरी सीटों पर हमसे पूछ रहे थे। नहीं, वो हेमंत जी को भी पता है कौन लड़ने जा रहा है, और वो समय के साथ घोषणाएं भी हो जाएंगी। 26 तारीख से अमेठी रायबरेली का नॉमिनेशन, अमेठी का नॉमिनेशन शुरू होगा और डिक्लेयर हो जाएगा कौन लड़ने आ रहा है। अरे तो नाम ले लो ना, हेमंत जी की जिज्ञासा शांत कर दो। नारी न्याय की बात करें। सारा दिन वो बस एक ही कौन लड़ेगा कौन। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सीईसी है, सीईसी का चेयरमैन होता है और उनका अधिकार है, वो इसको डिक्लेयर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मंथन के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फखरुल हसन चांद को अधिकार का आमंत्रित करता अतिक्रमण में हूं। नहीं समाजवादी करना। पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये कांग्रेस के साथ आप अलायंस में हैं, घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया, आपको विश्वास में लिया? नहीं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र आएगा। हमें भरोसे में भी लिया गया, एक साझा कार्यक्रम भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जारी करेगी। समाजवादियों ने तो हमेशा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग आएगा? बिल्कुल अलग आएगा, जो हम लोग जारी करेंगे, सब मिलके उस पर बात करके जारी करेंगे। कांग्रेस का अकेले का घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी आएगा। और समाजवादियों के साथ एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी जनता से कोई वादा किया है तो उस वादे को पूरा किया है। समाजवादियों के लिए कहा जाता है जो कहा वो पूरा किया। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने अगर मेट्रो की बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखी थी तो उसको भी पूरा किया था। एक्सप्रेसवे की बात मैनिफेस्टो में नहीं थी, उसको भी पूरा किया था। एक स्टेडियम की बात नहीं थी, वो भी पूरा किया था। रिवर फ्रंट हमने नहीं लिखा था, वो भी पूरा किया था। हॉस्पिटल खोले थे, जो स्पोर्ट्स कॉलेज थे उनको खोलने का काम किया था। तो समाजवादियों ने तो जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया है। अब जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा उसमें हम इस बात को जरूर उठाएंगे, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको हम फिर से लेके आएंगे। बिजली की दामों को कम करने के लिए, बिजली कुछ लोगों को मुफ्त देने के लिए, उस योजना को भी इसमें रखेंगे जो हमारा 2022 का घोषणा पत्र था। ये आप घोषणा पत्र में आपके क्यों विलंब है? खैर आपका तो टिकट में ही रोज प्रॉब्लम रहती है। अब एक काम करना, घोषणा पत्र जारी करना तो बदलना मत टिकट की तरह। देखिए ब्रजेश जी, जहां समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 10 बार टिकट बदलेगी। और अंतिम तौर पे जो प्रत्याशी भारतीय जनता, मतलब अभी भी ये कह रहे हो बदलूंगा? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो मिला है वो क्षेत्र के बजाय आपको पार्टी के दफ्तर घेरे बैठे रहते हैं सारा दिन। नहीं, पता नहीं कब कौन कटवा दे। वो पार्टी का विजय दफ्तर उपाध्याय जी मुझे बता रहे थे कि ज्यादातर तो जिनको टिकट मिला वो लखनऊ में पड़े हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि वो कहीं कट न जाए टिकट।
नहीं, समाजवादी पार्टी की जो टीम है, जो जिसकी रिपोर्ट आती है, वो सब क्षेत्रों में है। कोई अच्छा, प्रत्याशी जिनकी भले रिपोर्ट नहीं है वो हैं, नहीं, ये उपाध्याय जी को ठीक कर लेना चाहिए अपना जानकारी। नहीं, जिन भी प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जनता से उनका फीडबैक लिया है। अंतिम तौर पे भी अगर कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं लगा कि नहीं, वो जनता के बीच में उतना लोकप्रिय नहीं, भाजपा के प्रत्याशी को आप नहीं क्या हरा पाएगा। लोगों से वायदा करते हैं कि लोग आपकी पार्टी का वोट क्यों दें भाई? नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट पुरानी पेंशन के लिए दे, हम मेट्रो का विस्तार करेंगे इसके लिए दे, हम रोजगार देंगे इसके लिए दे, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, पीपीएड डिग्री धारक हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे, वादा करते हैं, इस पे हमें वोट दे, हम रोजगार देंगे, इस पे वोट दे, और हम अन्याय नहीं होने देंगे। जो बुलडोजर का न्याय भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उस बुलडोजर के न्याय को भी समाप्त करेंगे। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, इसका वादा समाजवादी पार्टी जरूर कब करेगी। आएगा आपका घोषणा पत्र? जल्द ही घोषणा पत्र आ जाएगा। घोषणा पत्र पे काम चल रहा है, जितनी जल्दी हो सकेगा। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, आप उम्मीद है कि आपने पूरा स्टडी किया होगा, क्या खास बात आप पाते हैं इसमें? देखिए ब्रजेश जी, पहली खास बात यह है कि पिछले 2-2.5 साल के दौरान राहुल गांधी जिन इशूज को जनता के बीच में रेस करते रहे हैं, जिन इशूज को उन्होंने हमेशा हाईलाइट किया जी, उसमें से करीब 80 या 85% इशूज इनके घोषणा पत्र में है, जो न्याय पत्र जिसको कह रहे हैं जी। तो इनका न्याय पत्र आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र आएगा, तो न्याय और संकल्प का फर्क दिख जाएगा। मेरा मानना है कि ये जो न्याय और गारंटी पत्र है अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। पब्लिक से सीधे जुड़े हुए इशूज़ हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और बड़े ज़्यादातर लोगों के लिए, मासेस के लिए ठीक है, बेहतर है, उसको लोग पसंद करेंगे। लेकिन दिक्कत कई है। जो दिक्कत कांग्रेस के साथ है, मूल दिक्कत कि कौन सा ऐसा तंत्र कांग्रेस लाएगी, कौन सा संगठन नया बड़ा बना देगी जो इसको जनता के बीच तक ले जाएगा। जनता के बीच तक ले जाना और जनता को विश्वास दिलाना, आप क्या ज़बान दे रहे हो इस पर जनता विश्वास करे, ये भी एक बड़ा कदम होता है, बहुत बड़ा स्टेप होता है, बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें कांग्रेस कमज़ोर है। न तो आपका संगठन मजबूत है जो गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले, कस्बे तक जा करके आपकी बातें कहे और जनता उस पर विश्वास करे, आपका तरीका ऐसा हो। न तो आपके पास मीडिया की ताकत है जो सच्चाई है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास, कांग्रेस खुद इस बात को स्वीकार करती है और इल्ज़ाम लगाती है सरकारी तंत्र पर कि उन्होंने मीडिया को हाईजैक कर लिया है। तो जो भी किया हो, लेकिन आपके पास नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी तय हो गया ब्रजेश जी कि अब यह चुनाव मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी लड़ा जाएगा। आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया। कोई आपसे प्रश्न भी कर सकता था कि तो कांग्रेस की गारंटी है, आप राहुल गारंटी क्यों कर रहे हैं? लेकिन असलियत यही है कि राहुल गांधी की गारंटी है और राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस की ओर से इस आम चुनाव में, जो कांग्रेस के लिए वाकई करो या मरो का चुनाव है। हालांकि बहुत विपरीत स्थितियों में कांग्रेस इस चुनाव में मुकाबले में सामने है। तो जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की गारंटी का इलेक्शन एक तरीके से होने जा रहा है, तो अब तक का जो अतीत है, पिछले 2014 से 19 से लेकर के 24 तक, उसमें तो राहुल गांधी की गारंटी, जब आप देशव्यापी लगातार नरेंद्र मोदी से लोकतांत्रिक देश में चुनाव की बात करते हैं जी, तो इस वक्त तो सत्तारूढ़ दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपोजिशन की तरफ से सेनापति एक तरह से राहुल गांधी ही है। फेस वैल्यू दोनों की है, उन्हीं के फेस वैल्यू पे दोनों के चुनाव हो रहा है। मैं ये मानता हूं गारंटी भी दोनों की है, तो इसलिए इवैल्यूएशन होना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं सवाल समझ नहीं पाया, थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों लोगों की गारंटी, मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी, मोदी की आनी बाकी है, लेकिन जैसा कि उनकी स्पीचेस से लग रहा है वो किस तरह की योजनाएं देंगे, आप इसका एनालिसिस किस तरह से करते हो? जनता के लिए ठीक कौन सा है? देखिए, मैंने एक आपसे क्या कहा, जो रिसेंट पास्ट का उदाहरण हमारे सामने है,
उसमें मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया है और पब्लिक ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। कंपैरेटिवली आप देखें, राहुल गांधी की बातों को इतना ज़्यादा पब्लिक ने ग्रहण नहीं किया। इवन आप सोचिए, एक ऐसा इश्यू जिसको बहुत बड़ा मारक विषय कहा जाता था, जो इस गारंटी में भी है, जातीय आधार पर जनगणना, जातीय जनगणना। हाँ, मैं उसका जिक्र करना जिस पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर के इलेक्शंस तक में बोला, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं हुई। कई ऐसे और इश्यूज हैं। तो ये तो स्थापित सत्य है कि मोदी जो गारंटी लेते हैं, मोदी जिस विषय पर बात करते हैं, भले अपोजिशन उसको खारिज करे, उसको झूठा बताए, उसको फलीभूत होना न कहे, लेकिन जनता की दृष्टि में उसको स्वीकार किया गया है। तो ये तो सामान्य दृष्टि से माना जाना चाहिए कि मोदी की गारंटी मजबूत रही है और मोदी पर लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया है। उसी हिसाब से लोगों ने अपना अभिमत दिया है, उसी हिसाब से मतदान किया है, उसी हिसाब से परिणाम आए हैं। तो और इसके अलावा एक बड़ी बात बता दूं, आखिरी बात बता रहा हूं। अच्छा, आपकी उस जिज्ञासा को उमाशंकर ने, मैं उम्मीद करता हूं, शांत किया होगा, जो आज दोपहर से आप लगातार जिज्ञासु बने हुए हैं जी। आपकी उस जिज्ञासा को मैं उम्मीद करता हूं कि उमाशंकर शांत कर पाए होंगे, जो आज दोपहर से आप कह रहे थे। नहीं, देखिए, ब्रजेश मिश्रा की एक बहुत बड़ी आदत है, इसको सारे दर्शक और श्रोता क्यों तो ऐसे बोल रहे हो हेमंत जी? आप तो कहे थे अब ब्रजेश जी नहीं, ब्रजेश जी दूसरे का सहारा लेके बहुत बढ़िया सवाल करते हैं और अक्सर बहुत अच्छा जवाब भी पा जाते हैं। ठीक बात तो कृपया विश्वास मत करिए, मेरी ब्रजेश जी से 2 दिन से कोई बात ही नहीं हुई है, ना मेरा। अरे ऐसा कौन सा कठिन प्रश्न था कि आप उमाशंकर से पूछ नहीं पा रहे हो? ऐसा तो कोई कठिन सवाल नहीं था, यही तो था टिकट किसको मिलेगा। नहीं, उसको आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मैं आपको अधिकृत करता हूँ जी, और पहले अरे आपके बिहाफ पे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ। बिहाफ पे किसी से कोई सवाल कर सकते हैं। ठीक बात है। मैं विजय उपाध्याय जी को इनवाइट करता हूँ इस प्रोग्राम में। विजय जी, आपका बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र का एनालिसिस जरूर किया होगा, आपके क्या विचार हैं? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये ट्रांसफॉर्मेशन है कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने वो सारे मुद्दे छीन लिए, समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने जो मुद्दे अभी तक उठाते रहे, वो सारे मुद्दे इन्होंने अपने में समाहित कर लिए। सपा का कैरेक्टर, आरजेडी का कैरेक्टर सहित तमाम ऐसी रीजनल पार्टियों का जो चरित्र है, इवन इस पे सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि केजरीवाल का इफेक्ट है कि ढेर सारी घोषणाएं कर दीजिए और वोट ले लीजिए। अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो जनता को बहुत लुभाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा इसमें बहुत गंभीरता से एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहा गया है कि हम बनाएंगे एक ऐसा मॉडल जिसमें पेपर लीक नहीं हो। तो राजस्थान में तो नहीं बन पाया, राजस्थान में बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए थे जी, तो सवाल भी होंगे। तो ये जो घोषणा पत्र आ जाने के बाद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि ये दल अगर इस घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करें या अपना घोषणा पत्र बनाएं। अगर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर कांग्रेस घोषणा पत्र होगा, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी का होगा और अगर टीएमसी भी घोषित कर देगी तो 1 सीट पर टीएमसी का भी घोषणा पत्र होगा। यानी इंडिया अलायंस में एक साझा घोषणा पत्र होने के बजाय एक पार्टी का अपना घोषणा पत्र आ जाने के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल गई। और जब साझा सरकार बनेगी तो क्या ये घोषणा पत्र एक्सेप्टेबल होगा उस साझा सरकार को, अगर अलग अलग घोषणा पत्र होंगे? आपने सपा के प्रवक्ता की बात सुनी, उनका कहना है कि अभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी आएगा, ऐसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। नहीं ब्रजेश जी, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो मिनिमम प्रोग्राम होंगे ना, लार्जर घोषणा पत्र कहाँ होगा? यहाँ पे भी तो बातें बिगड़ गई, फिर तो बातें और ज्यादा बिगड़ गई कि भाई एक हमने पुलिंदा ले आए 43 पेज का, अब हम एक उसकी जो है समरी ला रहे हैं 1.5 पेज की, तो जनता को क्या बताएंगे? आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जो घोषणा पत्र है ये इंडिया अलायंस का होना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं? 100%। अगर आप साझा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको साझा घोषणा पत्र लाना चाहिए। तो उसमें अखिलेश जी भी मौजूद रहते, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव मौजूद रहते, स्टालिन में। लेकिन सर आपने देखा होगा कि बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है और जो कमेटी बनी है उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, वो भी कोई एनडीए के घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चैलेंज कौन किसको कर रहा है? सत्ता से बाहर किसको होना है? सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया अलायंस ने चैलेंज किया है
बीजेपी को। बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी किस तरह से तैयारी करती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अपोजिशन, उसको जो चैलेंज करने वाले लोग हैं, यानी कि नया वोटर किसके साथ जुड़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं घोषणा पत्र देखने के साथ आज मैं देख रहा था मनमोहन सिंह का जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2013 की, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गूगल पे अवेलेबल है। तमाम तरीके के जिनको बीबीसी से लेकर एनडीटीवी न जाने, और आपके यहां भी अवेलेबल है, तो वो देख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि जो ये घोषणा पत्र लाया गया है ये इसकी दिशा और दशा किस तरफ जा रही है। आपके मुताबिक ये जो इनका न्याय पत्र मैनिफेस्टो है ये दिशाहीन है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिशाहीन है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिहाज से ये गठबंधन के चरित्र के हिसाब से दिशाहीन है। ओके, वीरेंद्र जी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। 2019 में भी कांग्रेस मैं वीरेंद्र जी को भी इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, इसके पहले मोदी की गारंटी की स्पीचेज हम सुनते रहते हैं, बीजेपी जो कहती, हालांकि उनका अधिकृत घोषणा पत्र अभी आना बाकी है, लेकिन जितना भी अभी पब्लिक डोमेन में मोदी की गारंटी मौजूद है, उसको जब आप राहुल की आज की गारंटी के साथ इवेलुएट करते हैं तो आप क्या पाते हैं? ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव घोषणा पत्रों के बजाय सीधे एनडीए और इंडिया के अलायंस का चुनाव है, और उसमें प्रत्याशी का चेहरा भी बहुत मायने नहीं रख रहा है। किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट बदल रहा है, इसके बजाय चुनाव में एक साफ स्थिति है कि या तो इंडिया अलायंस के साथ कोई जाएगा या एनडीए अलायंस के साथ कोई जाएगा। तो ये चुनाव इसी दिशा में लड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि एक फॉर्मेलिटी है कि जैसे शादी में कहा जाता है कि बिना 7 फेरा लिए शादी पूरी ना होए, भले साल 2 साल में तलाक हो जाए, तो वैसे चुनाव में अगर घोषणा पत्र ना आए तब तक चुनाव में पार्टी माना ना जाएगा कि ठीक से प्रचार करी। तो ये उसी तरह का है। ये घोषणाएं, वादे, ये उम्मीदें, ये पूरी कभी होती नहीं है, और चुनाव जीतने और हारने के बाद कोई इन पर बात करता नहीं है। अब आप सोचिए कि 50% से ज़्यादा इस देश में आरक्षण किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि महंगाई का दौर है, मजदूर को 400 रुपया अगर रोज मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस चीज का स्वागत होना चाहिए। गरीब महिलाओं को, परिवारों को 1 लाख रुपया देने की बात कही जा रही है। इससे यह तात्पर्य है कि हर महीना 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह से रेत के महल बनाए जाएंगे तो वो कितने दिन टिकेंगे? यहाँ पर मोदी 500 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसान। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम 6,000 सालाना के बजाय 72,000 सालाना किसान सम्मान निधि कर देंगे, याद होगा, और तब भी जनता ने उतना वोट नहीं दिया। तो ये जो घोषणा पत्र हैं, इनको जनता कितना सीरियसली लेती है ये अपने आप में आप देख सकते हैं। राज्यों के चुनाव में तो इनका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। पहले कर्ज माफी पे सरकारें बन जाती थी, अब शायद आयुष्मान कार्ड 20 लाख रुपया भी करने की डिमांड पर लोग उतना उत्साहित नहीं हो रहे हैं। ब्रजेश जी, वक्त जब आदमी का बुरा होता है तो उसको और मेहनत करनी चाहिए, और अगर वक्त अच्छा हो तो लोगों की मदद करनी चाहिए। सियासत में भी ये फार्मूला लागू होता है। लेकिन आज हेमंत जी के साथ एक अन्याय हो गया। हाँ। इन्होंने घर पे भौरी भरता का प्रोग्राम रखा था और आपने डिबेट में बैठा दिया। पार्टी अभी आधी पक पाई है उनकी, अभी डिबेट के बाद बाकी वो कार्यक्रम बाकी भौरी भरता बनाएंगे। तो ये भी एक घोषणा पत्र का ही हिस्सा है कि मनचाहा भोजन मिलता रहे। जी। वैसे
भाजपा की योजना का जो लोग लाभ ले रहे हैं उसमें हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे तमाम सारे मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को एक बहुत लंबा संघर्ष अभी करना है। अभी गांव में भाजपा के लिए जो मतदाताओं में जो चर्चा है, अभी उस तरह के माहौल को बना पाना कांग्रेस के लिए कठिन है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी से गठबंधन करके उसने एक बड़ी ताकत हासिल करने की कोशिश की है। अब उसमें परिणाम बताएगा कि कांग्रेस कितना आगे आई। लेकिन इतना जरूर है कि घोषणा पत्रों से वोट कभी उस जमाने में मिलते थे जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। अब घोषणा पत्र से वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन वाणी से मिलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश। तो यहाँ तो चुनाव में खूब मर्यादाएं वाणी तोड़ रही है, तो नुकसान और नफा का ध्यान नेता लोग अपने हिसाब से रखें। तो चुनाव देखिए, मोदी की गारंटी, राहुल गांधी, ये जो बातें आ रही हैं, स्वाभाविक है बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। अगर चुनाव घोषणा पत्र से चुनाव होगा तो कांग्रेस यूपी में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में सीधे लड़ाई में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, वहां ये बीजेपी लड़ेगी ये मैनिफेस्टो। यूपी में मैनिफेस्टो तो सपा का लड़ेगा अगर लड़ना होगा तो कुल मिला के बात इतनी है। वैसे ब्रजेश जी, जिंदगी के सारे तजुर्बे जो हैं वो किताबों में तो मिलते नहीं हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी यात्राएं की हैं, बहुत सारी तजुर्बे और अनुभव, जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ सड़क पर मिलती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब आदमी के पता चलता है कि सही चीज़ क्या है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश हर आदमी को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस देश की जनता में एक समस्या भी है कि उसको मुफ्त का पसंद है, योजनाएं पसंद हैं, चुनाव में खाना पीना पसंद है, मुर्गा और दारू भी पसंद है। तो वो इस साहित्य से समझिएगा कि नेताओं का और पार्टियों का भी उतना दोष नहीं है कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा ही पसंद है। हवा में ताश के महल नहीं बनाता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस चर्चा के द्वितीय हिस्से को शुरू करते हैं। मेरे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरीश जी, डिबेट के पहले चरण में अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि आपके पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है और इन 10 सालों में आपने ऐसा कुछ खास उल्लेखित किया भी नहीं कि आप उसे अपनी अचीवमेंट के तौर पर पेश कर पाएं। देखिए, विपक्ष तो आज सिवाय झूठ और भ्रम के फैलाने के इसके पास और कुछ है नहीं। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का जो इनका न्याय पत्र जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसको एक तो खोखला है पूरी तरह से, क्योंकि लगातार 50 सालों तक ये सत्ता में रहे और देश की जनता को क्या मिला? बदहाली और गरीबी। तो इनका तो क्या ये घोषणा करते हैं और क्या करते हैं, ये जनता ने सब अनुभव कर रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, उसको 100% पूरा करके दिखाया है। आप गरीबों को मकान देख लीजिए, बिजली का कनेक्शन देख लीजिए, घर घर पानी पीने का पानी देख लीजिए, गैस का सिलेंडर देख लीजिए, और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की चिकित्सा सुविधा देख लीजिए। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लीजिए। तो आप कब तक इन योजनाओं को सार्वजनिक करेंगे? आप अपनी गारंटी कब मार्केट में लाएंगे?
हमारी भी गारंटी तो जनता जनार्दन के बीच है, और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा यशस्वी नेतृत्व देश की जनता जनार्दन से वादा करेगा, वो भी जल्दी आपके बीच आने वाला है। ठीक है, मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित या करता हूं। समाजवादी पार्टी जी, इनकी लोकतंत्र के प्रति गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि दूसरे चरण के नामांकन की तिथि समाप्त हो गई और इनका एक भी बड़ा नेता जनता जनार्दन से संवाद के लिए अभी तक जनता के बीच नहीं आया। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, तो ये मैं तो मानता अपनी हूँ। हार मान चुके हैं, अपोजिशन तो जा ही नहीं रहा, पहले चरण और में नहीं मैदान गया ना छोड़ के दूसरे भाग चरण चुके में, हैं। अब तक तो कोई नहीं गया। मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूँ। ये क्यों बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप भ्रम फैलाते हैं? प्रत्याशी बदल रहे हैं जी, उमाशंकर जी बोलिए। तो इनका विश्वास धन्यवाद, कहाँ है? धन्यवाद, धन्यवाद हरीश ये जी। आप सहज महसूस हरीश जी शुक्रिया। उमाशंकर जी गो अहेड। मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी की उम्र तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये मैं जानता हूं कि 65-70 साल के लोग जो अपने बचपने में पहले फटी चड्डी और बगैर नाड़े की चड्डी पहन के टहलते थे, आज वो सूट बूट पहन के चलने लगे। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। थाली में अन्न नहीं होता था, आज भारत विदेशों को अन्न सप्लाई कर रहा है, निर्यात कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। आज आईटी से लेके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लेके सैटेलाइट से लेके मिसाइल से लेके तमाम क्षेत्रों में भारत विश्व के तमाम देशों से आगे निकल गया है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का हक है, क्योंकि इनको बड़ी पीड़ा हुई भारत का विकास देखकर। ये अंग्रेजों के पीछे चलने वाले लोग विकसित भारत को देखकर इनको रस को होना वो बड़ा लाजमी है। दूसरा, मुझे बड़ा दुख हुआ ब्रजेश जी, आज तो विजय उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आज इन्होंने खुल के बैटिंग की, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को पुलिंदा कह दिया। तो मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी की गारंटियां इस देश में हमेशा लागू हुई। हमने किसानों की 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की, दूसरी बार नहीं हुआ जी। हमने युवाओं को रोजगार की बात की, हमने महंगाई कम करने की बात की, वो सब हमने रिसेशन के पीरियड में भी किया। और हमारे ही कार्यों का ये परिणाम था कि 2016 में रिसेशन आया, 2019, 21, 22 कोविड आया, और हमारे ही मनरेगा ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था। मैं हेमंत तिवारी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कांग्रेस का संगठन नहीं है, नीचे कैसे पहुंचेगा। सोशल मीडिया बड़ी जागरूक है हेमंत जी, और कांग्रेस पार्टी इस समय इसको पूरी ताकत से लड़ रही है। बगैर संगठन के कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आसाम से लेके महाराष्ट्र तक यात्रा नहीं कर सकता है। 11 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 2019 में अपना वोट देकर इनको दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। विजय जी बस वेट करिएगा, गारंटी को आप कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, नहीं हुआ। मोदी गारंटी फेल। सीमा सुरक्षा करने की बात थी, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात थी, मोदी की गारंटी फेल। महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सबसे ज्यादा बलात्कारी और अच्छा, 2 विषय निकलकर डिबेट में सामने आए जो घोषणा पत्र से इतर हैं, और उन दोनों प्रश्न को आपको लेना चाहिए। वो महंगाई चरम पर है। पहला प्रश्न ये है कि चलिए हेमंत जी ने जो कहा सो कहा, इस बात का जवाब देने में या टिकट घोषित करने में अमेठी रायबरेली में आपको क्या परेशानी है? प्रत्याशी नहीं मिल रहे? कोई और दिक्कत भी आ जाता हूं। मैं एक और बात, हरीश जी प्लीज वेट। हाँ, मैं नहीं, प्रत्याशी भी है ब्रजेश जी, बड़े प्रत्याशी हैं। जब नंबर आप प्रत्याशी कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो चयन करने में थोड़ी दुविधा होती है। ओके, इसमें दूसरा प्रश्न इस डिबेट में उठा कि आप पहले चरण का प्रचार कार्य समाप्त होने में सिर्फ 12 दिन शेष बचे हैं, 17 को प्रचार समाप्त हो जाएगा। आपका कोई नेता पहुंचा ही नहीं जनता के पास, कब जाइएगा या नहीं जाने का प्रोग्राम है? मैं आपको कह रहा हूं, राहुल गांधी जी तो सहारनपुर सबसे पहले यात्रा और प्रचार करके चले गए। मैं एक और छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, विजय 30 सेकंड कंप्लीट कर लें अपनी बात। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इस बात को बस और इस बात को वो भूल गए
कि हर राष्ट्रीय पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। वो कांग्रेस ने किया, वो भाजपा भी करेगी। जो अलायंस होता है उसका एक साझा थैंक यू, बहुत घोषणा शुक्रिया। पत्र होता है, जैसा हमारे सपा के मैं साथी ने फखरुल हसन को और भी जब आमंत्रित सरकार करता हूं इस बन जाती परिचर्चा में। है, तो उस सरकार ये का बताइए, एक जब कॉमन महज मिनिमम 12 दिन का प्रोग्राम वक्त तय शेष होता बचा है आपके पास जिसके तहत वो और आज तो गठबंधन दिन की समाप्त हो गया, तो सरकार मैं कहता काम हूं करती है। थैंक यू। बहुत सिर्फ 11 दिन आपके पास बचे हैं जब पहले चरण का प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। आपके नेताओं का मुझे कोई कार्यक्रम, कोई रैली, कोई जनसभा, कोई रोड शोज ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, जल्द दिखेंगे। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, सबको चुनाव में लगा रहे हैं। सब अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के ऑफिस में प्रतिदिन सबमिट करते हैं कि आज क्या प्रचार प्रसार हुआ। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी 1-2 दिन में प्रचार के लिए निकलेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करने जा रहे हैं, हम छोटी छोटी जनसभाएं करके जनता के बीच में जाएंगे। और जहां तक हम एटलीस्ट 8 सीटों पर एक बार तो पहुंचो और फिर उसके फौरन पहुंच बाद जाएंगे। दूसरा चरण है जहां 24 को प्रचार समाप्त हो जाएगा। हर लोकसभा में एक मीटिंग जरूर होगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की, वो उसके लिए तैयार है। वो कार्यक्रम जल्द ही जारी हो जाएगा। लेकिन हम भाजपा के घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। हमारे आपने देखा यूपी के चीफ मिनिस्टर प्रतिदिन 3 सभाएं कर रहे हैं, डेली 3। हाँ, तो वो ये भी तो कह रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की बात भी तो कर रहे हैं। ये जो गारंटी की बात लोग कर रहे तो हैं, आप उसके काटने के लिए जाओ कि भाई गलत कह रहे हैं? नहीं, क्यों आप जाओ तो सही एटलीस्ट। वो तो देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है, आप लोगों के बीच जाओ। ब्रजेश जी, आप सोशल मीडिया चुनाव नहीं लड़े जाते। नहीं, बहुत बड़ी ताकत है आपका चैनल, बड़ी ताकत है। तो भाई क्या सोशल मीडिया चुनाव लड़ोगे? नहीं, वो भी एक टीवी से लड़ोगे? नहीं, वो भी एक प्लेटफॉर्म है हमारा बात करने का। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक असफल रही है हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव को ले जाने की, आप अपोजिशन है, आपका ये प्रथम दायित्व है कि आप जनता के बीच जाएं। नहीं, हमारा दायित्व है, हम उसको पूरा करेंगे ब्रजेश जी। लेकिन जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 सालों में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार दूध और दही पे हम टैक्स दे रहे हैं, क्या ये गारंटी है? यही बताने पब्लिक के बीच जाओ, वो बिल्कुल यही कहो, जाएंगे, यही बात है जो कह रहा हूं हमसे, ये पब्लिक में जाके कहो। पेपर लीक हो रहे हैं, बताएं उत्तर प्रदेश में किसको रोजगार दिया है? क्या ये गारंटी है? आपने कहा था देश की आंतरिक को बाहर रखने की बात, क्या ये गारंटी है जो आप यही बात युवाओं के बीच जाके कहो? नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी विभिन्न प्लेटफॉर्मों से इस बात डेमोक्रेसी है, आप नहीं बोलोगे तो कौन बात करेगा? भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की गारंटी दे सकती है, नौजवानों से किए वादे नहीं पूरे कर सकती। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार, समय मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा, आप प्लीज वेट थोड़ा। हेमंत जी और विजय जी का आ जाए। क्या जनता के बीच अपने एजेंडा, अपनी बात या सरकार की नाकामियों को ये पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए अपोजिशन वाले? वो भी एक तरह का घोषणा पत्र ही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और इस सवाल को उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले चूंकि मेरा नाम लेके मेंशन किया कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर जी ने, तो कुछ जरूर कहना चाहूँगा। कोई कुछ कहे, मेरा 100 बार, 1000 बार, लाख बार बराबर ये कहना है जी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। जब से उत्तर प्रदेश ने किनारे किया, कांग्रेस का संगठन बहुत किनारे चला गया। दिखाने के लिए संगठन है, सक्रियता के नाम पर संगठन बिल्कुल नहीं है। कम से कम इस लायक नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल संगठनात्मक ढांचे के खिलाफ खड़े हो सके। आपकी कमर वहाँ टूटी हुई है, ये सत्य है। एक बार नहीं, 100 बार फिर कहूँगा, आपके पास वह पावर नहीं है कम्युनिकेशन की जो आप पब्लिक ना बीच में ना बोले उमाशंकर जी प्लीज। और जहां तक सुनिएगा, कृपया सब कहिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है किसी को भी खराब लग सकता है, लेकिन उत्तर जो सत्य है वही देना चाहिए और इसी पर मैं स्टिक करता हूं हमेशा, मेरा रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा साहब। भाजपा पिछले 2-2.5 साल से चुनाव लड़ रही है, और मोटा मोटा बता दूं, इसलिए नहीं कि भाजपा लड़ रही है और भाजपा सत्ता में है। भाजपा विपक्ष में होती इस तरह काम करती, जरूर कहता है। विपक्ष इस तरह से एक्टिव होता, मैं जरूर कहता। लेकिन अगर भाजपा चुनाव प्रचार में जनता के बीच में जाने में 100 नंबर पर है, तो अब अपोजिशन अभी 8-9 नंबर पे घिसट रहा है, कहीं नहीं है। प्रिपरेशन के मामले में आस पास दूर दूर तक नहीं है, ये सच्चाई है। और यही कारण एक बहुत बड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों से 14, 17, 19, 22 में थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया।
परिणाम आने के बाद आप लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। जी ध्यान रखिएगा। 42% नहीं उमाशंकर जी, प्रदेश में उमाशंकर जी, एक बात उमाशंकर जी आपने सब्र होना चाहिए सर। विपक्ष मैं के समय पास दूंगा है उत्तर आपको भी प्रदेश। और हरीश जी को भी, आप दोनों को समय मिलेगा अपनी बारी के मैं ऊपर। बता रहा हूं ना, ये कह रहे हैं आप किसी का मुंह पकड़ने मत दौड़े सर। कह रहे आप हैं एक घिसट रहे हैं 42% से मैंने ज्यादा पहली बात वोट क्या विपक्ष कही के थी, पास ध्यान है उत्तर रखिएगा। प्रदेश में। थैंक यू न्याय और हेमंत जी, धन्यवाद। घोषणा, न्याय और गारंटी अच्छी 42% है। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं अच्छी विजय है, उपाध्याय जी को और आमंत्रित पूरे करता हूँ। देश में लेकिन कैसे जाएगी आपको और उमाशंकर जी सुनना चाहिए, मोदी थोड़ा लोग सुनने की क्या क्षमता कह रहे हैं? विकसित करो सर, सुनने की क्षमता विकसित करो सर। नहीं, आप लीजिए, सुन मुझे के समय इंट्रोस दीजिए, मैं अपना बोल और दूसरे अपना अवलोकन करो सर। एक मिनट ब्रजेश जी, हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। नहीं, मैं आत्मावलोकन नहीं, 80 पहले सांसदों के संवाद उत्तर तो प्रदेश सत्य में होना ब्रजेश जी। एक सांसद आपके पास है। ओके, मैं विजय उपाध्याय जी को इनवाइट करता हूँ। 400 से ज्यादा भाई विधायक उपाध्याय जी, सदन में भाई सवाल बीजेपी से भी होना चाहिए कि आखिर जनता के बीच अपने सांसदों के कामकाज का ब्यौरा बीजेपी प्रस्तुत करे। आपके संगठन इनके सांसदों ने 5 साल क्या किया, इन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी जारी क्यों नहीं कर रही है? विजय उपाध्याय जी, गो हेड। नहीं ब्रजेश, बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। बिल्कुल जारी होना उमाशंकर जी चाहिए। प्लीज मत मीडिया बोलिए, काम करेगा। उमाशंकर जी मीडिया प्लीज मत करेगी, बोलिए, करेगा। सिर्फ विजय जी की आवाज लीजिए, ओनली विजय जी, गो हेड, बोलिए। देखिए, इसकी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की आवाज मांग कौन करेगा? क्या मीडिया करेगी या अपोजिशन करेगा? अपोजिशन नहीं कर रहा है। वो मीडिया जो है अपनी तरफ से अगर करेगी तो मीडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। अब हम लोगों नहीं ने सर, मैं अपने- मांग करूंगा कि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए सर। बिल्कुल ठीक है, मैं मांग हम करूंगा लोग अपने लेवल और एज ए से मीडिया हाउस मांग MP करूंगा, लेड एक में- पत्रकार के तौर पे मांग करूंगा। धर्म से अलग एमपी है। लेड में कि सांसद ने कितना अब पैसा खर्च पत्रकारिता किया का- है। नहीं उमाशंकर जी, बीच में मत बोलो भाई। उमाशंकर जी लेक्चर मत दो भाई, रुक जाओ, सबको बोलने दो। मैं आप बोल रहा हूं ना, आप सुन तो लो। ब्रजेश जी, आप इस तरह का व्यवहार अनुचित है सर। सत्ता का गुणगान नहीं आप होता दूसरों है। की गर्दन पकड़ पत्रकारिता के का मतलब सरकार अपना की लिखा मत पढ़ाओ सर, असफलताओं को जनता के इनकी बात सामने सुनो। रखना। आप में सुनने की क्षमता भी समाप्त होती जा रही, सुनो। नहीं, मुझे और उम्मीद फिर थी सुन कि के विजय अगर उपाध्याय कुछ जी और अनुचित हेमंत लगे, तिवारी जी आज भारतीय आपसे जनता लेक्चर नहीं पार्टी लेने के की जरूरत, ये लोग नहीं, 30-30 आप- साल आप की नाराज पत्रकारिता हो, कर पांडे चुके जी, हैं। हमसे नाराज हो। सिर्फ आप- विजय उपाध्याय की आवाज लीजिए, ओनली विजय उपाध्याय, बोलिए उपाध्याय जी, कंटिन्यू। देखिए, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पक्ष के चाहे विपक्ष के, सबका एमपी लेड की जो पोर्टल है पार्लियामेंट का, उसपे सारा कुछ अवेलेबल है। वहां पता लग जाता है किसने अपने सांसद निधि का कितना पैसा खर्च किया है। जी। तो हम लोगों का एक्सेस वहां बहुत आसान है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम नहीं किया है तो इस पहली जिम्मेदारी अपोजिशन की है, और मीडिया तो बराबर सवाल नहीं, उठाता मैं तो रहता है। कहता हूं कि हमने- विपक्ष को चाहिए कि प्रत्येक सांसद का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष जारी कर दे। देखिए, सब जितने बड़े मुद्दे सरकार के ठीक है। खिलाफ उठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ मीडिया ने उठाए। कोई भी बिल्कुल मुद्दा ठीक आप बात ले है, लीजिए, बिल्कुल ठीक और बात। उसको फॉलो किया है विपक्ष ने। और विपक्ष जो है, ज्यादातर विपक्ष के स्पोक्स पर्सन जी। अखबारों की कतरनों के आधार पर पूरे 5 साल डिबेट करते रहे। बहुत ब्रजेश जी, शुक्रिया आप आपका। ज्यादा- थोड़ा सर मुझसे कंक्लूड ज्यादा करें, बेहतर 20 सेकंड जानते का हैं वक्त आप। आपके पास बचा है सर। जी, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि जितने भी स्पोक्स पर्सन आते हैं, अखबार की कतरनी बोलते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 90% वोट केवल 2 गठबंधन को गया। उसमें लार्जर पोर्शन गया बीजेपी और अपना दल निषाद पार्टी के अलायंस को, और थोड़ा कम गया सपा बसपा आरएलडी को। जी। फिर विधानसभा चुनाव होता है, 80% वोट, चूंकि बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, 80% वोट केवल 2 पार्टियों के गए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को गया। 2024 में मैं ऐसे ही देख रहा हूं कि 90% से ज्यादा वोट 2 अलायंस के इन्हीं पास दो जाएगा। अलायंस एक इंडिया गठबंधन, दूसरा ऑलराइट सर, परफेक्ट। जो, मैं NDA गठबंधन। अगला 15 सेकंड हरीश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। आपको 15 से 20 सेकंड है सर, कंप्लीट करें, बोलिए। उमाशंकर जी आप रेडी रहना। हाँ। ब्रजेश जी, उमाशंकर जी जैसा कह रहे थे कि जो कुछ भी है ये सब कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की वजह से है, तो आप मुझे बताइए कांग्रेस इतनी डरी क्यों है? हाँ, मैंने कहा अपनी नहीं, उमाशंकर जी, रुक जाओ। आप अनावश्यक इंटरव्यू करके पब्लिक में अपने को एक्सपोज कर रहे हो सर। दूंगा समय, आप इसको सर समय दूंगा सर। आप तसल्ली रखो। सिर्फ उनकी हरीश जी की आवाज लीजिए, हरीश जी की आवाज लीजिए। कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए। धन्यवाद हरीश जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। आप उमाशंकर बोलेंगे 20 सेकेंड अनइंटरप्टेड। आपकी पार्टी इतनी क्यों? बहुत धन्यवाद हरीश जी। उमाशंकर जी बोलिए, गो हेड। देखिए, आप बोलो जो बोलना है। ब्रजेश जी कितना
ये आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। अभी मैं वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुन रहा था कि मीडिया के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन आपके ही डिबेट में आपके दर्शकों को स्पष्ट हुआ कि भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय विजय उपाध्याय जी, सम्मानित हेमंत तिवारी जी, तीनों की भाषा शैली एक थी। कांग्रेस पार्टी पर अरे आरोप, विजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी पत्रकार और हैं, विपक्ष को बीजेपी के कमजोर प्रवक्ता बताना, नहीं है, अपना जबकि ज्ञान दुरुस्त होना क्या करो। चाहिए था? He is a journalist। सुन लीजिए, होना क्या चाहिए था? आप दोनों पत्रकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी, आदमी जो पत्रकारिता देखेगा धर्म वही की, बोलेगा। कि हमारी आप चा- ये चाहते हैं इनकी भाषा बोलेगा। और आप सरकार की कांग्रेस असफलता कहाँ पर है चर्चा उत्तर करते प्रदेश हैं। में? क्या मजाक धन्यवाद, करते समय हैं? समाप्त हो गया सर। अरे मैं आप कांग्रेस सबका आभार, बगैर रहे बहुत बहुत 2009 शुक्रिया सर, में सबसे धन्यवाद। बड़ी पार्टी बन के चली धन्यवाद, गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपका। मैं कहने आपका से भी बहुत कांग्रेस आभार नहीं प्रकट है। करता हूं और आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट समाप्त हो गई, धन्यवाद, नमस्कार। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, नमस्कार।